Good afternoon again. Today I am going to discuss the second part of the Phillips curve, and its title is Expectations of Inflation in Phillips curve. So in this lecture we are going to discuss how the expectations are formed. And before starting with how the expectations are formed, we are going to discuss about the modifications in the original Phillips curve. जैसा कि टाइटल से यहाँ अवगत है कि इस लेक्चर में हम लोग एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो कंसेप्ट है एक्सपेक्टेशंस का फिलिप्स कर्व में, इसको मिल्टन फ्रीडमैन ने इंट्रोड्यूस किया था। जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व था, उस ओरिजिनल फिलिप्स कर्व में कुछ कमियां थी, क्योंकि जो फिलिप्स कर्व लास्ट 96 years डेटा पर बेस करता था, it started losing its importance for the period starting from 1968 onwards, and from 1968 to 1982 the Phillips curve that was plotted, it showed upward spiral movement, downward movement नहीं था। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स थी फिलिप्स कर्व में, जिसको दूर करने की जरूरत थी, और फ्रीडमैन और फेल्स ने इसलिए दो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस इंट्रोड्यूस किए थे। देयर वर टू इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रीडमैन एंड फेल्स। पहला मॉडिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है कि फर्स्ट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह का लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो किसी भी इकोनॉमी में परसिस्ट करता है। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जैसे अगर हम इंडियन इकोनॉमी लें तो हमारे यहाँ 1973-74 से जो क्विंक्विनल राउंड्स हुए 2011-12 तक, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 3-4% के आसपास था। लेकिन इधर जो PLFS प्राइमरी लेबर फोर्स सर्वे कमेटी की जो रिपोर्ट आती है, उसमें हमारे यहाँ जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 5 to 6% है। तो ये एक तरह का नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो ओवर टाइम बढ़ता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर मैकेनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स। और इंडिया के केस में खासकर जो यंग पॉपुलेशन है, यंग लेबर फोर्स है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में भी देखते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जगह एक तरह का डेमोग्राफिक बर्डन हमारे ऊपर होगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी की जो समस्या है ये बहुत अधिक ना हो जाए। ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत तेजी से और ज्यादा ना हो, वरना फिर इकोनॉमिक मेजर्स ऐसे लेने पड़ेंगे जिसका फिस्कल बर्डन भी होगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट को अपने सेक्टर को एक्सपेंड करना पड़ेगा हर हाल में, ताकि ये नेचुरल रेट को कम किया जा सके। तो एक है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम नायरू भी कहते हैं, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशनरी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसे नायरू क्यों कहते हैं उसका हम बाद में उत्तर आपको देंगे जब इस लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, इसे यू स्टार से इंडिकेट करते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। और दूसरा कंसेप्ट जो है वो है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। ये दोनों बातें यहाँ लिखी हैं कि फ्रीडमैन इंट्रोड्यूस टू मॉडिफिकेशंस इन द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व। वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और नायरू नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशनरी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, and the other is the expected inflation rate. अगर ये दोनों कंसेप्ट को हम ओरिजिनल फिलिप्स कर्व इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करें तो जो नई इक्वेशन होगी उसका प्रारूप यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन 4 के टर्म्स में।
और वो लिखा है कि पीटी यानी जो इन्फ्लेशन रेट है, पीटी एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है पीरियड टी में, इज इक्वल टू एफ यू टी, ये फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इन पीरियड टी, और एफ यू टी वैल्यू यहाँ दी हुई है यू स्टार माइनस यू। यू स्टार नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, यू एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इन पीरियड टी। तो जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है वो केवल अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फंक्शन नहीं है, बल्कि इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो फंक्शन है वो हमने बता दिया है कि वो यू स्टार माइनस यू है। केवल हम एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल रेट यू स्टार एंड द एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यू। तो ये इक्वेशन है जिसमें दोनों मॉडिफिकेशन इनकॉर्पोरेटेड हैं, नेचुरल रेट का जो कि एफ यू टी में शामिल है, और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट का, क्योंकि एफ पी टी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो प्लस साइन के साथ, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ता है तो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा। और यू स्टार माइनस यू माइनस साइन लगा हुआ, यानी अगर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, जो फिलिप्स कर्व के हिसाब से हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पे हमने शामिल की हैं। अब यहाँ पे हमने जो सेकंड कंपोनेंट है उसको लिया है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है, क्योंकि जो नेचुरल रेट है उसके बारे में तो हमने बताया कि इट इज अ लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दूसरा जो है कंसेप्ट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट का, वो क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, और वो कैसे डिटरमिन होता है। यहाँ लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, द अदर फैक्टर ऑन विच इन्फ्लेशन रेट डिपेंड इज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो है फ्रीडमैन के हिसाब से एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस अप्रोच पर बेस करता है, और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस अप्रोच के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक पास्ट जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है, यानी पिछले पीरियड में जो हमने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट माना था, और डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इन पीरियड टी एंड द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ पीरियड टी माइनस वन, यानी इन दोनों का डिफरेंस एक तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं, यानी जो पास्ट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज एडजस्टेड टुवर्ड्स द करंट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, यानी जो पास्ट पीरियड में हमने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट माना था वो करंट पीरियड में एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट में उसमें कितना एडजस्टमेंट हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस अप्रोच एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इन पीरियड टी डिपेंड्स ऑन द लास्ट पीरियड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। तो पिछले पीरियड में हमने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट माना था, और डिफरेंस बिटवीन लास्ट पीरियड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट एंड एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इन द करंट पीरियड इज एडजस्टेड। यानी इसको हम इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इन पीरियड टी, जो पीरियड टी का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, कि लास्ट पीरियड में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट क्या था, और दूसरा कि लास्ट पीरियड में जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट था और करंट पीरियड में जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है, इन दोनों के डिफरेंस को किस हद तक एडजस्ट, किस लेवल तक उसका एडजस्टमेंट हुआ है। यानी अगर लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, अगर हम 1 मान लें, तो जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट पीरियड टी में है वो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट के बराबर हो जाएगा, पीटी के बराबर हो जाएगा, यानी देयर इज कंप्लीट एडजस्टमेंट। ये रैशनल एक्सपेक्टेशंस अप्रोच में होता है। लेकिन एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करती है, एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुली रियलाइज्ड। और अगर एक्सपेक्टेशंस फुली रियलाइज नहीं है तो लैम्डा की वैल्यू 1 से कम होगी और 0 से अधिक होगी, इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1।
तो लेमडा एक तरह का स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट है, यहाँ लिखा है वेयर लेमडा इज द कोफिशिएंट ऑफ एडजस्टमेंट एंड इंडिकेट्स हाउ फास्ट preceding period expected rate of inflation moves towards the current period actual inflation rate. कि कितनी तेजी से जो पिछले पीरियड का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो करंट पीरियड के एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट को अप्रोच करता है। जितनी तेजी से अप्रोच करेगा यानी उतनी तेजी से हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलाइज हो रही हैं और हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट और एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट बराबर होने की संभावना। और अगर लेमडा की वैल्यू जितनी कम होगी यानी एक्सपेक्टेशंस उतनी धीरे गति से रियलाइज हो रही हैं और हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट और एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट में डिफरेंस रहेगा। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम ये निकालना चाह रहे हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट पीरियड टी में किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हमने लिए थे, लास्ट पीरियड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट plus lambda times the difference between the current inflation rate and the last period expected inflation. अब यहाँ पे आप इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, तो खोल के आपको मिल जाएगा लैम्डा पी टी प्लस 1 माइनस लैम्डा पीई टी माइनस 1, ये इक्वेशन 6 में लिखा है। इक्वेशन 5 में ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको इक्वेशन 6 मिल जाएगी। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसका आगे यूज है। अब यहाँ पे इक्वेशन 7 हमने लिखी हुई है कि जिस तरह से इक्वेशन 5 है उसमें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट पीरियड टी के लिए निकाला हुआ, उसी आधार पर हम टी माइनस 1 एक पीरियड पहले के लिए लिख सकते हैं पी ई टी माइनस 1। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट पीरियड टी माइनस 1 के लिए लैम्डा पी टी माइनस 1, वहां पीईटी था तो लैम्डा पीटी हो गया, यहाँ पीईटी माइनस 1 तो लैम्डा पीटी माइनस 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा पीईटी माइनस 2। अब इस पीईटी माइनस 1 की वैल्यू हम इक्वेशन 6 में रख दें तो हमें मिलेगा पीईटी का मान मिल जाएगा लैम्डा पीटी प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा पीटी माइनस 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर पीईटी माइनस 2। तो ये रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा। अब जैसा लैम्डा पीईटी माइनस 2 आया, पीईटी माइनस 2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें अगली इक्वेशन मिल जाएगी पीईटी इक्वल टू लैम्डा पीटी प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा पीटी माइनस 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर पीटी माइनस 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा क्यूब आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर था वहां पे लैम्डा क्यूब पीटी माइनस 3 आ जाएगा, ये जो फोटो के पीछे है हमारी। तो 1 माइनस लास्ट टर्म है 1 माइनस लैम्डा क्यूब पीटी माइनस 3। तो अगर आप गौर से देखें दो सीरीज चल रही हैं, एक है एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट की पीटी माइनस 1 पीटी माइनस 2 और दूसरी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट की 1 माइनस लैम्डा क्यूब पीटी माइनस 3। तो इसको हम यहाँ पे हमने उसे दोबारा लिखा हुआ है उसी इक्वेशन को, और नीचे लिखा हुआ है कि राइट हैंड साइड एग्जिबिट टू डिस्टिंक्ट सीरीज, वन ऑफ एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इन द करंट एंड पास्ट पीरियड। ये एक सीरीज है जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट की है करंट पीरियड और पास्ट पीरियड में पीटी माइनस 1 पीटी माइनस 2, और दूसरी है पी माइनस 3 पीई टी माइनस 3 यानी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो पास्ट पीरियड में है। अब इसको n पीरियड तक हम एक्सटेंड कर दें तो ये n पीरियड पे एक्सटेंड करने को मिलेगा हमें एक एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट की है जो करंट और पास्ट पीरियड में है वो चल रही है, और उसका लास्ट टर्म लिखा हुआ है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा की पावर n पीटी माइनस n, और दूसरी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट की जिसका टर्म एक लिखा हुआ 1 माइनस लैम्डा की पावर n प्लस 1 पीटी माइनस n माइनस 1 ई साथ में है, तो वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो दो सीरीज यहाँ पर बनी हुई हैं, एक एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट की जो करंट और पास्ट पीरियड के एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट्स हैं, और दूसरी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट की उसका एक ही टर्म है 1 माइनस लैम्डा की पावर n प्लस 1 पीई टी माइनस n माइनस 1, और बीच में सम का साइन है प्लस का साइन है। इस सीरीज को अगर हम सम करेंगे
तो जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट की सीरीज है करंट और पास्ट पीरियड में, उसका सम यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखिएगा, लैम्डा इक्वेशन 8 में। ये आपको लिख के करना पड़ेगा, हम तो बता रहे हैं लेकिन आप भी अपना कोशिश कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार स्लाइड्स बनाने में और कई जगह कॉपी पेस्ट करने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एरर ना रहे। तो इक्वेशन 8 में आप देखिए, लैम्डा समेशन 1 माइनस लैम्डा की पावर n pt माइनस n, यानी जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट की सीरीज है, एक्चुअल और पास्ट इन्फ्लेशन रेट, यानी एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इन द करंट पीरियड एंड पास्ट पीरियड्स, उसको सम किया है लैम्डा सम 1 माइनस लैम्डा की पावर n pt माइनस n, और n वैल्यू ले रहा है स्मॉल n, 0 टू कैपिटल N तक। आप एक एक करके 0 रखेंगे तो पहला टर्म ऊपर की सीरीज का मिल जाएगा। 1 माइनस लैम्डा की पावर 0 रखेंगे तो लैम्डा pt पहला टर्म मिलेगा, फिर 1 रखेंगे दूसरा टर्म मिलेगा। तो इस तरह से आप सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। और दूसरा टर्म उसका वही है 1 माइनस लैम्डा की पावर n प्लस 1 PET माइनस n माइनस 1। तो दोनों कंपोनेंट सीरीज के सम हो गए हैं यहाँ। अब यहाँ पे हमने ये माना है कि अगर n इंफिनिटी को टेंड करे तो 1 माइनस लैम्डा की पावर n प्लस 1 0 को टेंड करेगा, क्योंकि लैम्डा 1 से कम है, और जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैसे वैसे वो वैल्यू 0 से कम होती जाएगी। तो इक्वेशन 8 वुड बी रेड्यूस्ड टू, ये इक्वेशन बचेगी PET लैम्डा समेशन 1 माइनस लैम्डा की पावर n PT माइनस, लास्ट टर्म एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट का हट जाएगा। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बताती है कि इक्वेशन 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इक्वेशन 9 shows that expected inflation rate is the weighted sum of the weights declining geometrically। जो इक्वेशन 9 है वो बता रही है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट पर डिपेंड कर रही है, करंट पीरियड के और पास्ट पीरियड के। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट पे, करंट पीरियड के और पास्ट पीरियड के। करंट पीरियड और पास्ट पीरियड के एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंड कर रहा, और वेट्स डिक्लाइन कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली डिक्लाइन कर रहे हैं, वेट्स आर डिक्लाइनिंग ज्योमेट्रिकली। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, thus under Friedman's adaptive expectations hypothesis, expected inflation rate depends on past inflation rate such that recent past carries greater importance than the distant past। recent past carries greater importance than the distant past, यानी जो शुरू के पीरियड्स हैं उसकी वेटेज ज्यादा है और बाद के पीरियड की वेटेज कम है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 4 वी हैव, इक्वेशन 9 को हम इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दें। इक्वेशन 4 आपको याद होगी कि जो बनाई थी हमने उसमें दो कंपोनेंट थे, राइट हैंड साइड पे एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फंक्शन था और दूसरा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट का था। तो वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट की वैल्यू यहाँ रख दी गई है इक्वेशन 9 से। तो PT इक्वल टू FUT प्लस लैम्डा टाइम्स PT प्लस लैम्डा 1 PT माइनस 1 एंड सो ऑन, ये लास्ट टर्म है लैम्डा 1 लैम्डा n की पावर n PT माइनस n। तो उस इक्वेशन 9 को हमने इक्वेशन 4 में रखा है, क्योंकि इक्वेशन 4 में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट की फिगर अब हमारे पास है, उस फिगर को यहाँ डाल दिया इक्वेशन 9 से बस। अब यहाँ पे नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इक्वेशन विच इन्वॉल्व ज्योमेट्रिकली डिक्लाइनिंग वेट्स कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग कोएक्स ट्रांसफॉर्मेशन विच इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। कि जो भी इक्वेशन है जिसमें वेट्स ज्योमेट्रिकली डिक्लाइन कर रहे हैं
उसको हम कोएक्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कोएक्स ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक है इकोनोमेट्रिक्स में, उसको यहाँ अप्लाई किया गया है। उसके 3 स्टेप्स हैं। अब वो पूरी टेक्निक का डिटेल की जगह हमने यहाँ सम अप कर दिया है कि उसमें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप यहाँ दिया हुआ है कि आप एक पीरियड का लैग ले लीजिए। जो इक्वेशन 10 आपने निकाली उसमें एक पीरियड का लैग ले लीजिए। pt -1, pt की जगह pt -1 हो जाएगा, fut की जगह fut -1, लैम्डा pt है, लैम्डा pt -1। इस तरह से एक एक पीरियड का लैग ले लिया गया है। सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लाई प्रीसीडिंग इक्वेशन बाय 1 माइनस लैम्डा। अब इसको 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन, तो आपको मिलेगा 1 माइनस लैम्डा pt -1 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा fut -1, फिर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा pt -1, फिर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर pt -2, फिर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा क्यूब pt -3, फिर लैम्डा 1 लैम्डा की पावर 4 pt -4 एंड सो ऑन। लैम्डा की पावर 1 माइनस लैम्डा टू द पावर n प्लस 1 pt -n-1। अब ये सेकंड स्टेप है। पहले में एक पीरियड का लैग ले लीजिए, दूसरे में 1 माइनस लैम्डा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को, और थर्ड में अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 10 से। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो यहाँ लिखी गई है। pt राइट साइड पे pt -1 माइनस लैम्डा pt -1, लेफ्ट साइड पे fut -1 माइनस लैम्डा fut -1 प्लस लैम्डा pt। बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे के, और एक लास्ट टर्म बचेगा लैम्डा 1 लैम्डा की पावर n प्लस 1 pt -n-1। ये टर्म बचेंगे। अब एक बार फिर से अगर n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1 माइनस लैम्डा की पावर n प्लस 1 0 हो जाएगी, और लास्ट टर्म की इक्वेशन 11 का वैनिश कर जाएगा। आपकी इक्वेशन 12 बचेगी pt -1 माइनस लैम्डा pt -1 इक्वल टू fut -1 माइनस लैम्डा fut -1 प्लस लैम्डा pt। जब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर बहुत लार्ज हैं तब। अब इस इक्वेशन 12 यहाँ दी हुई है, दोबारा लिख दी गई है, इसको सॉल्व कर लें और fut की वैल्यू निकाल लें। यानी fut वहीं रहने दें और बाकी टर्म्स इधर ले जाएं, तो आपको मिलेगा 1 माइनस लैम्डा fut -1, वो उधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और प्लस pt वहां ऑलरेडी दिया है, -1 में लैम्डा pt -1 भी दिया है, और लैम्डा pt उधर जाएगा तो माइनस लैम्डा pt हो जाएगा। अब fut इसको थोड़ा और अरेंज कर लें तो आपको मिलेगा 1 माइनस लैम्डा fut -1, pt कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस लैम्डा बचेगा, और फिर लास्ट टर्म 1 माइनस लैम्डा pt -1। ये इक्वेशन 13 है। अब हमें इसके इन्फ्रेंस निकालने, जो इक्वेशन 13 निकाली है इसके इन्फ्रेंस क्या होंगे। तो इन्फ्रेंस निकालने के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिफरेंशिएट करके ये मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे f डैश ut dut by dt, dut by dt, dut by dt is slope of unemployment rate, f dash ut is slope of unemployment रेट का फंक्शन, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट कर्व है। राइट साइड पे 1 माइनस लैम्डा dpt by dt बचेगा। ut -1 pt -1 का डिफरेंशियल 0 है क्योंकि पास वैल्यूज हैं गिवन है और कांस्टेंट रहती हैं। dut by dt की वैल्यू निकाल लीजिए, रेट ऑफ चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट ओवर टाइम। dut by dt है रेट ऑफ चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट ओवर टाइम, 1 माइनस लैम्डा अपॉन f डैश ut, ये ब्रैकेट में है, और dpt by dt यानी रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन रेट। अब यहाँ पे ये बता दें लैम्डा 1 से कम है इसलिए 1 माइनस लैम्डा पॉजिटिव है,
लेकिन एफ डैश यू टी निगेटिव है क्योंकि फिलिप्स कर्व हमने आपको बताया था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और उसका स्लोप इसलिए नेगेटिव है। तो एफ डैश यू टी स्लोप है एक तरह से उस फिलिप्स कर्व का, और जो नेगेटिव है, तो चूंकि एफ डैश यू टी निगेटिव है इसलिए पूरा कोफिशिएंट नेगेटिव है 1 माइनस लैम्डा एफ डैश यू टी। इसका मतलब ये हुआ कि एस इन्फ्लेशन रेट एक्सीलरेट, जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट एक्सीलरेट करेगा वैसे वैसे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंस, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिमिनिश करता जाएगा। यानी आप इन्फ्लेशन रेट को एक्सीलरेट करके अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर सकते हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट रन प्रोसेस है। यहां लिखा हुआ इन द शॉर्ट रन देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड चेंज इन इन्फ्लेशन रेट। In the short run, you can accelerate inflation rate and curtail unemployment rate. लेकिन लॉन्ग रन में दिस ट्रेड ऑफ सीज टू एग्जिस्ट। लॉन्ग रन में ये ट्रेड ऑफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दीजिए, पीटी इक्वल टू पीटी माइनस 1, यानी करंट पीरियड इन्फ्लेशन रेट इक्वल टू पास्ट पीरियड इन्फ्लेशन रेट। ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कि लॉन्ग रन में तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब करंट वैल्यूज और पास्ट वैल्यूज बराबर हो जाए। ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। पीटी इक्वल टू पीटी माइनस 1 उसको यहाँ यूज किया गया है। तो जब पीटी इक्वल टू पीटी माइनस 1 लगाया हमने तो हमारे पास सिर्फ इतना ही बचेगा, एफ यू टी इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा एफ यू टी माइनस 1। बाकी जो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस लैम्डा पी टी माइनस 1 माइनस लैम्डा पी टी माइनस 1, वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन को एक बार फिर हमने आगे लिखा है कि अगर एफ यू टी बराबर है 1 माइनस लैम्डा एफ यू टी माइनस 1, तो एक पीरियड आगे के लिए एफ यू टी प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा एफ यू टी, एक पीरियड आगे के लिए। अब एफ यू टी की वैल्यू यहां रख दीजिए ऊपर से, तो एफ यू टी की वैल्यू है 1 माइनस लैम्डा एफ यू टी माइनस 1। जब वो वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा 1 लैम्डा स्क्वायर एफ यू टी माइनस 1। अब ये रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन आप करते जाइए, you just keep on substituting repeatedly, तो आपको मिलेगा एफ यू टी प्लस एन 1 माइनस लैम्डा की पावर एन प्लस 1 एफ यू टी माइनस 1, रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन से। एफ यू टी प्लस 2 लेते तो वो 1 माइनस लैम्डा क्यूब आता, एफ यू टी माइनस 1 आता, और एफ यू टी प्लस एन लेंगे, एफ यू टी प्लस 2 लेते तो 1 माइनस लैम्डा की पावर क्यूब एफ यू टी माइनस 1 आता। एफ यू टी प्लस एन लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा का पावर एन प्लस 1 एक बढ़ जाएगा, एफ यू टी माइनस 1 आ जाएगा। अब एस एन टेंड टू इंफिनिटी 1 माइनस लैम्डा पावर एन प्लस 1 अप्रोचेस 0 अगेन, इसलिए एफ यू टी इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। और एफ यू टी बराबर है यू माइनस यू स्टार के, हमने शुरू में बताया था, इसलिए u इक्वल टू यू स्टार इज अ सॉल्यूशन। तो लॉन्ग रन में ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा u इक्वल टू यू स्टार, यानी लॉन्ग रन में एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी इक्वल टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देयर इज नो ट्रेड ऑफ इन द लॉन्ग रन। ये लिखा है दिस मीन्स इन द लॉन्ग रन एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कोइंसाइड्स विद द नेचुरल रेट with a given prior steady rate of inflation। एक पर्टिकुलर इन्फ्लेशन रेट अगर दिया हुआ है तो लॉन्ग रन में एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुड बी इक्वल टू द नेचुरल रेट। तो दो पॉलिसी पॉइंट्स या दो इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस हैं इसके। पहला ये है कि इन द शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एग्जिस्ट, यानी एज इन्फ्लेशन रेट एक्सीलरेट्स
रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, यानी आप इन्फ्लेशन रेट को एक्सीलरेट करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरता जाएगा। और दूसरा है नो लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन रेट। ये लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन रेट का कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल रेट coincides with the natural rate. So no long run trade off exists between rate of unemployment and rate of change in inflation rate. यानी लॉन्ग रन में एक्चुअल रेट और नेचुरल रेट बराबर हो जाते हैं, इन्फ्लेशन रेट का कोई रोल नहीं रहता, और गवर्नमेंट को उससे कम इन्फ्लेशन रेट इसलिए करने की कोशिश, गवर्नमेंट को उससे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे इंडिया में मैंने बोला करीब 6% नेचुरल रेट है, तो गवर्नमेंट शुड हैव टू बेयर विद दिस 6%। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी रही तो ये नेचुरल रेट आगे आने वाले दिन में और बढ़ जाएगा, जब तक ये आपकी लेबर फोर्स ग्रोथ रेट कम नहीं होती। तो जो हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं वो डेमोग्राफिक बर्डन भी है हमारे लिए, ये मत सोचिएगा। डिविडेंड इसलिए है कि वो डिमांड जनरेट कर रहा है, हमारे पास ज्यादा हाथ काम करने के लिए, लेकिन अगर उस हाथों को काम नहीं मिलेगा तो वो डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, वो डेमोग्राफिक बर्डन हो जाएगा हमारे लिए, और हमारी लेबर फोर्स को कहीं और देशों में माइग्रेट करना पड़ेगा काम ढूंढने के लिए। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, एरिया हमसे कहीं ज्यादा है, हम लोग वहीं माइग्रेट करेंगे सब लोग, चलो भाई वहां काम मिले हम लोग। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना पड़ेगा, बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो है वो सबसे खतरनाक है। कि पीपल आर एंटरिंग द एजुकेशन अधिक गेन करने से बेनिफिट्स हैं, लेकिन उन बेनिफिट्स के साथ अगर एम्प्लॉयमेंट लिंक नहीं है तो वो एजुकेशन हमारे लिए बेकार हो जाएगी, लोग पढ़ना बंद कर देंगे, सभी लोग लेबर फोर्स में शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को रोकने की जरूरत है। वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कई तरह से मैनिफेस्टेड है, लोअर वेजेस में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हायर पीएचडी हासिल कर ली, उसको जॉब 20,000 15,000 की मिल रही है। तो व्हाई विल पीपल स्टडी देम? वो अपना हाई स्कूल करके जॉब में लग जाएंगे, लेबर फोर्स एकदम से बढ़ जाएगी, और अगर सब प्रोड्यूसर बन जाएंगे तो खरीदार कौन रहेगा? ये भी सोचने की बात। तो नो लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन रेट। की लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा के भी हम अनएम्प्लॉयमेंट को परमानेंटली कम नहीं कर सकते। शॉर्ट रन में तो ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट है, शॉर्ट रन में ये ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है। तो जो शॉर्ट रन पॉलिसीज है वो शॉर्ट रन के लिए ही होनी चाहिए, लॉन्ग रन के लिए नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू हायर एंड हायर इन्फ्लेशन रेट। और लॉन्ग रन में नेचुरल रेट अगर बढ़ रहा है तो इकोनॉमी हैज टू बेयर दैट नेचुरल रेट, ये नहीं है हम उसको परमानेंटली रिड्यूस कर दें थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। क्योंकि लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहां पर उस चीज को और स्पष्ट तरीके से लिखा, द शॉर्ट रन ऑफर्स द पॉसिबिलिटी टू परमानेंटली लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय कंटिन्यूअसली एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट। कि शॉर्ट रन में ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हम परमानेंटली अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं इन्फ्लेशन रेट को एक्सीलरेट करके। इन्फ्लेशन रेट को एक्सीलरेट करने का ये मतलब नहीं है कि हम उसको इन्फ्लेशन रेट को पकड़ के ऊपर बढ़ा दें, यानी गवर्नमेंट लिबरल फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करे, यानी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाए और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लूज रखे, तब आप शॉर्ट रन में ये ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रिपीटेडली आप करते जाएंगे हर साल, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, तो आपका डेफिसिट इतना बढ़ जाएगा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि यू हैव टू टेक ऑफ योर हैंड्स फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज।
तो शॉर्ट रन में ये ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है टू कंटिन्यूसली रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट by gradually expanding the inflation rate through liberal monetary and fiscal policies. इसको हम एक्सीलरेशन हाइपोथेसिस कहते हैं. बट लॉन्ग रन ऑफर्स नो सच पॉसिबिलिटी. लॉन्ग रन में आप इन्फ्लेशन रेट को एक्सीलरेट करके अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं कर सकते. ये रिलेशनशिप ब्रेक करती है. दिस रिलेशनशिप ब्रेक्स डाउन इन द लॉन्ग रन. इसलिए उसको नाम नायरू दिया गया है. जो नेचुरल रेट है यू स्टार, उसको हम नायरू भी कहते हैं, नॉन एक्सीलरेटिंग. यानी उसके बाद इन्फ्लेशन रेट को आप और एक्सीलरेट करने का कोई लाभ नहीं है. वो रिलेशनशिप ही ब्रेक हो जाएगी बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट. तो वो जो यू स्टार है पॉइंट, उसके बियॉन्ड दैट दिस रिलेशनशिप, जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, दैट वुड ब्रेक डाउन. That would break down. तो इसलिए उसे हम कहते हैं वो जो यू स्टार पॉइंट है, दैट इज नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशनरी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद और इन्फ्लेशन रेट को आप एक्सीलरेट नहीं कर सकते अनएम्प्लॉयमेंट कर्व करने के लिए. यू कैन कर्व अनएम्प्लॉयमेंट ओनली अप टू दैट पॉइंट, नॉट बियॉन्ड दैट. और जो पहली शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटी है उसको हम एक्सीलरेशन हाइपोथेसिस कहते हैं. यानी यू कीप ऑन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. But this process breaks down in the long run. Long run में ये process break down हो जाएगा. This acceleration hypothesis does not hold. So there is no need to further accelerate inflation rate because unemployment will not respond to it. तो important policy इसका ये है कि हर जैसे देश में सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये नेचुरल रेट जो बढ़ रहा है तेजी से, इसको कैसे कम किया जाए. क्योंकि प्राइवेटाइजेशन उनके लिए अच्छा, जो IITs IIMs के लिए वो अपने लिए जॉब ढूंढ लेते हैं. लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं, ये किस जॉब मार्केट में जाएंगे? क्या ये 15-20 हजार की जॉब मार्केट में सेटल होंगे? इसका जवाब सरकार को ढूंढना पड़ेगा. यानी कोई नीति ऐसी बनानी पड़ेगी जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स में भी वेजेस को फिक्स करना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर की तरफ. एक रेगुलर इंक्रीमेंट देना पड़ेगा और उनको भी सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचना होगा प्राइवेट सेक्टर. तब आपकी इकोनॉमी रन कर सकती है. नहीं तो इकोनॉमी इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स न्यू नॉर्मल कंडीशन, और वो नॉर्मल कंडीशन जो है बहुत खतरनाक है. इट विल लीड टू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. यानी हम लोग की ग्रोथ 7% से घट के 5%, और फिर हम हिंदू रेट को ग्रोथ पे 3.5% पे आ जाएंगे. तो दिस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस नीड्स ग्रेटर गवर्नमेंट इंटरवेंशन by protecting wages of the even educated people. वो बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं गवर्नमेंट कर पाती तो बेकार है. उनका सोशल सिक्योरिटी इतनी आसानी से वो नहीं निकाले जा सकते. हायर एंड फायर पॉलिसी नहीं चल सकती प्राइवेट सेक्टर. इकोनॉमिक ब्रेकडाउन विल टेक प्लेस. पेंडेमिक में यही हुआ, बहुत से लोग जॉब से बाहर हो गए. क्यों हो गए, इसके बारे में सोचना पड़ेगा. बहुत डीप थिंकिंग की जरूरत है. हम लोग पुल बनाते जाएं, सब बना देंगे, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए एजुकेटेड यूथ के लिए, तो शायद इससे बड़ा ब्लंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि हम लोग ने राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना दिया, और अगर फंडामेंटल राइट बना दिया है तो वो जो एजुकेटेड यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट बनाना भी हमारा काम है. कोई और नहीं करेगा उसको. कहाँ जाएगा वो यूथ पढ़ के? तो जब राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए. और वो फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन से प्रोटेक्ट हो. एक मिनिमम वेजेस हर जगह फिक्स होनी चाहिए. वो मिनिमम वेजेस केवल कैजुअल वर्कर्स के लिए नहीं है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए भी होना चाहिए. अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है तो उसका सोशल सिक्योरिटी, जॉब प्रोटेक्शन, पे प्रोटेक्शन और रेगुलर इंक्रीमेंट्स उसके फीचर होने चाहिए.
रेगुलर इंक्रीमेंट्स, पे प्रोटेक्शन, ये उसके रेगुलर फीचर्स होने चाहिए, नहीं तो वी विल मूव टुवर्ड्स द न्यू इक्विलिब्रियम नॉर्मल लेवल्स, और उसमें हायर नेचुरल रेट होगा, लोअर सेविंग्स रेट और लोअर इन्वेस्टमेंट रेट और लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि बहुत खतरनाक पहलू रहेगा। तो प्राइवेटाइजेशन में ये चीज देखने की जरूरत है। बाकी आप मुफ्त राशन दे दें, पुल बना दें, वो सब अपनी जगह है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटीज इतनी बढ़ जाएंगी कि इकोनॉमी चल नहीं सकती, इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। विद दीज वर्ड्स I am saying goodbye to you. Thanks and good wishes. Whether you like the lecture or not, convey by means of your message to me. और अपने मैसेज आप डालेंगे तो हमें पता चलेगा आपको लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा। मैथमेटिकल प्रोसेस है, आप अपने आप करके देखिएगा, कहीं दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितनी मैथमेटिक्स हो सके उसे एक्सप्लेन करें, और जो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है उसको भी अच्छे से लास्ट में बताया है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आप कीजिएगा प्रैक्टिस और बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। ओके, गुड बाय एंड गुड विशेस।